पाक चीफ बने बाजवा तो परिवार अरबपति हो गया। ये हमारा आज का विषय। पाकिस्तान की एक वेबसाइट ने दावा किया है कि सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के 6 साल के कार्यकाल में उनकी पत्नी बहू अरबपति हो गए। उन्होंने कुल 12.7 अरब की संपत्ति अर्जित कर ली। इस खुलासे के बाद शहबाज शरीफ सरकार ने सोमवार को बाजवा की कर संबंधी जानकारी के अवैध तरीके से लीक होने के मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। जिस वेबसाइट ने ये खुलासा किया है उसका नाम है द फैक्ट फोकस। ये वेबसाइट खुद को आंकड़ों पर आधारित खोजी पत्रकारिता करने वाला पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया संस्थान बताती है। इस वेबसाइट की रिपोर्ट में जनरल बाजवा और उनके परिवार के 2013 से लेकर 2021 तक के कथित संपत्ति संबंधी दस्तावेज शेयर किए गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के कथित कर रिकॉर्ड से संबंधित ताजा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कहती है कि सेना प्रमुख की पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर ज्ञात संपत्ति और व्यवसायों की मौजूदा बाजार कीमत 12.7 अरब रुपए है। जनरल बाजवा इसी महीने के आखिर में रिटायर हो रहे हैं और ऐसे में कुछ दिन पहले ही जारी की गई इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनकी पत्नी आयशा अमजद की संपत्ति जो 2016 में शून्य थी, 6 साल के भीतर बढ़कर 2.2 अरब रुपए हो गई। गौर करिएगा कि ये तो घोषित और ज्ञात संपत्तियों की बात हो रही है। खोजी पत्रकारिता की इस खबर के अनुसार इस राशि में आवासीय भूखंड, व्यवसायिक भूखंड और सेना द्वारा उनके पति को दिए गए घरों का विवरण शामिल नहीं है। पाकिस्तानी पत्रकार अहमद नूरानी ने रविवार को फैक्ट फोकस के लिए लिखी अपनी रिपोर्ट में कहा कि पिछले 6 सालों में बाजवा के रिश्तेदार और करीबियों ने कराची, लाहौर समेत पाकिस्तान के बड़े शहरों में फार्म हाउस बनाए, इंटरनेशनल बिजनेस और कमर्शियल प्लाजा शुरू किए। इसके अलावा उन्होंने विदेशों में भी प्रॉपर्टीज खरीदी। इन प्रॉपर्टी की कीमत करीब 12.7 अरब से भी ज्यादा है। बाजवा की पत्नी आयशा अमजद, बहू महनूर साबिर और परिवार के कुछ करीबी लोगों के नाम पे ही ये डील्स हुई हैं। आयशा अमजद के नाम पर 2016 में 8 नई प्रॉपर्टी खरीदी गई, जिन्हें 17 अप्रैल 2018 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दर्ज कराया गया। उस वक्त भी बाजवा आर्मी चीफ थे। रिपोर्ट कहती है कि 2015 में आयशा के नाम पर एक भी प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन 2016 में तमाम प्रॉपर्टी को मिलाकर उनकी इनकम 0 से 2.2 अरब हो गई। ठीक इसी तरह बाजवा की जो बहू है महनूर साबिर, उनके नाम पर भी कई प्रॉपर्टी खरीदी गई। 2018 में शादी के 1 हफ्ते के अंदर ही महनूर की इनकम 0 से करीब 1 अरब हो गई। टैक्स रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हवाला देते हुए अहमद नूरानी ने रिपोर्ट में बताया है कि 2013 से 2017 तक आर्मी चीफ रहते हुए बाजवा की इनकम स्टेटमेंट में 3 बार बदलाव किए गए। बाजवा के मुताबिक उन्होंने लाहौर में एक प्रॉपर्टी 2013 के पहले खरीदी थी, लेकिन वे इसे स्टेटमेंट में डिक्लेयर करना भूल गए थे। अगले 4 साल तक उन्होंने इस प्रॉपर्टी के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी। फिर 2017 में दोबारा आर्मी चीफ बनने के बाद उन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सुधार कराया और इस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने जनरल कमर जावेद बाजवा के परिजनों की टैक्स जानकारी के अवैध तरीके से लीक हो जाने का संज्ञान लिया और अब इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस विषय पर हमारे कुछ प्रश्न हैं जो हम अपने दर्शकों के सामने जरूर उठाना चाहते हैं। हमारे आज के जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। क्या जनरल बाजवा के खिलाफ हुआ खुलासा उनके विरोधियों की एक साजिश हो सकती है? ये सबसे पहला सवाल निकलकर आता है। क्या जनरल बाजवा के रिटायरमेंट से ऐन पहले सामने आई ये रिपोर्ट सेना में करप्शन की चरम स्थिति को दर्शाती है? क्या नए सेनाध्यक्ष के आ जाने पर जनरल बाजवा को गंभीर जांच का सामना करना पड़ेगा? क्या जनरल बाजवा का राजनीतिक दबदबा कम करने के लिए उन पर ये आरोप लगाए गए हैं? क्या सेना प्रमुख की संपत्ति में बेतहाशा इजाफा सरकारी एजेंसियों की मिलीभगत भी दर्शाता है? सेना प्रमुख की अरबों की संपत्ति और आर्थिक रूप से बदहाल पाकिस्तानी जनता की स्थिति, ये दोनों क्या दर्शाते हैं? ऐसा देश जहां पर जनता आर्थिक बदहाली का सामना कर रही है, आर्मी चीफ का अरबपति हो जाना, उनके परिवार का अरबपति हो जाना करप्शन का कहीं ना कहीं एक संकेत देता है।
इन सवालों के जवाब समझने की कोशिश करेंगे हमारे आज के विशेष पैनल की मदद से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा मामलों के जानकार अनुराग शुक्ला। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी स्टेट टॉक के दौरान। हमारे साथ है शिव प्रताप मान जो कि सीनियर एडवोकेट है, साथ ही पाकिस्तान के मसलों पर एक व्यापक समझ रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शिव प्रताप जी आपका भी स्ट्रेट टॉक के दौरान। और विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने भी पैनल पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर अलूने आपका भी स्ट्रेट टॉक में। शुरुआत मैं अनुराग जी आपसे करना चाहूंगी। इस तरह से जब पाकिस्तानी सेना के बारे में खुलासा किया जाता है तो बहुत ज़्यादा जो है अचंभित नहीं करता, हमें चौंकाता नहीं है, क्योंकि हमने पीछे भी देखा है कि जितने भी जनरल रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी चीफ रहे हैं, वो गंभीर विवादों में घिरे रहे हैं। आपका पहला रिएक्शन क्या है इस मसले पर? जी हाँ, पाकिस्तान से अगर बाहर खड़े होकर हम स्थिति को देखेंगे तो सचमुच एक गंभीर हो सकता है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के एंगल से देखें वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं। वहां पे आम जनता जो है वो इसको किसी तरह से सरप्राइज में नहीं लेती है, उनके लिए एक बिल्कुल नॉर्मल बात है। ये एक अंडरस्टैंडेड एक्सेप्टेबल ट्रुथ है कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे मिलिट्री लीडर्स हैं, वो पैसा कमाएंगे ही, वो पैसा लेके जाएंगे ही, और आज तक कभी उसके अंदर कोई ऐसा रिवोल्ट हुआ नहीं है। तो ये कहना गलत है कि सरप्राइज हो गए हम ऐसा सिचुएशन सुन के। इट इज जस्ट कि एक लीक हो गया है इनकम टैक्स रिटर्न का फाइलिंग, एंड जिसकी वजह से ये तथ्य सामने आए हैं, वरना तो कोई तथ्य सामने आते ही नहीं है। और इसका रिएक्शन अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने आगे आके ये कहा है कि हम इस बात की जांच करेंगे कि ये लीक कैसे हुआ। मतलब वो इस बात की जांच नहीं करेंगे कि उसकी इजाफा कैसे हुआ, पैसा इतना ज्यादा हमको कैसे मिला, इसका जांच नहीं होगा। जांच सिर्फ इस बात की होगी कि लीक कैसे हुई इंफॉर्मेशन। इस बात से दो चीजें निकलती हैं कि एक तो राजनीतिक दबदबे की जो बात होती रही है कि जो भी पाकिस्तान की सेना का चीफ होता है, अध्यक्ष होता है, उसका सरकार पर एक बड़ा दबदबा जो है, एक दबाव जो है, प्रेशर रहता है और इन्फ्लुएंस काफी रहता है। शिव प्रताप जी आपसे पहला टेक लेना चाहूंगी कि आपका पूरा रिएक्शन इस मामले पर क्या होगा? मेरा रिएक्शन थोड़ा सा सिनिकल साइड पे है। आई एम सरप्राइज्ड कि कोई हैरानी हो भी क्यों रही है कि वहां करप्शन होती है। it's sort of institutionalized, it's internalized, and it's something that's done. वहां कौन सा चीफ है जिसने करप्शन नहीं की? जैसे पहले कहा था मुशर्रफ ने टर्की में पता नहीं 20 के 30 करोड़ का फ्लैट खरीदा पैसे लेके किंग ऑफ सऊदी अरेबिया से। रहील शरीफ ने आइलैंड खरीदा ऑस्ट्रेलिया के कहीं पास जाके, और एक जो थर्ड चीफ था उसके बाद उसने 90 एकर्स ऑफ प्राइम लैंड worth hundreds of crores अपने आप को गिफ्ट करवा लिया। And there are others, there are so many others। और जो सीपैक के वो जो थे इंचार्ज मिस्टर खटक, उन्होंने पता नहीं 1500 करोड़ के कितना बनाया, इस तरह की न्यूज आती रहती है, filters in out all the time। So there's nothing surprising about Pakistani army doing, looking for a fresh piece of meat every chief who comes। इनको ऐसे there's a joke in Pakistan कि ये कोर कमांडर्स नहीं, करोड़ कमांडर्स हैं। So they are crore commanders. Once you reach that army commander level, you are looking for your piece of meat, and they all get it. तो ये एक इन्फ्लुएंस सरकार पर तो जताती ही है, लेकिन जो पाकिस्तानी जनता है उनके भीतर किसी तरह का आक्रोश या गुस्सा नहीं देखने को मिलता जब हम इस तरह की खबरें देखते हैं। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक करप्शन को लेकर लोगों में आक्रोश दिखता है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। और पाकिस्तान में इतने बड़े स्तर पर करप्शन होता है, लेकिन जनता शायद लाचार ज्यादा है पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान हैज गॉट अ वेरी फ्यूडल सोशल एंड ऑर्डर। It's a very feudal, जिसमें there's a huge disparity. There's a landlord, there's a big landlord, and then the lesser people are around him. They're used to seeing कि एक बंदा या थोड़ी सी एक छोटा सा कोठरी जो है, they're making a lot of money, and they have huge amount of property and capital reserves. So for them, the army reflecting that feudal order in its own unique manner is nothing new. They're kind of used to it.
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं यहाँ पर, फिर लौटेंगे तो प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूनी से समझेंगे कि उनका क्या कहना है इस पूरे मसले पर। सेना अध्यक्ष के पास अगर अरबों की संपत्ति सिर्फ 6 साल में उनके परिवार के पास जुट जाती है तो ये बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ा करप्शन का मामला हो सकता है, जिस पर ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ सरकार जो है वो इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करती नजर आ रही है। दर्शकों से अपील करूंगी कि आप कृपया टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर हमें संपर्क जरूर करें। अपनी बात या कोई जानकारी रखनी चाहते हैं तो शो के दौरान जरूर रखें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में आज चर्चा हो रही है पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष की और उनके परिवार के अरबपति बनने की, कि ये कितना बड़ा गंभीर विवाद बाजवा के सामने जो है पैदा हो गया और इस पर सरकार का रुख क्या है, यही चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक विशेष पैनल बना हुआ है। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, आपके पास आना चाहूँगी और समझना चाहूँगी कि पाकिस्तानी सेना के बारे में जो इस तरह का खुलासा हुआ है, सेनाध्यक्ष के बारे में खुलासा हुआ है, ये चौंकाती नहीं है और करप्शन समय गुजरने के साथ क्या बहुत ज्यादा बढ़ चुका है? देखिए नेहा जी, किसी भी देश की सत्ता में कौन से तत्व हावी है या किस स्तर पर हावी है और उसी से भ्रष्टाचार का पता चलता है। आप भारत को ले लें, भारत के नेताओं के पास अकूत संपत्ति होती है लेकिन उन पर जांच हो इसकी संभावना बहुत कम होती है और इसका सवाल ही नहीं होता। यदि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान महज 11 सालों में पाकिस्तान में सैन्य प्रशासन आ गया था। मतलब स्वतंत्रता के बाद 1958 से वहां पर सैन्य प्रशासन चालू हो गया था और उसके तो पहले राष्ट्रपति थे सिकंदर अली मिर्जा, जिनको गणतंत्र से नफरत थी। पंडित नेहरू ने एक बार कहा था कि मैं जितनी धोतियां नहीं बदलता उतना पाकिस्तान प्रधानमंत्री बदल लेता है। मतलब 1956 में तकरीबन 5 प्रधानमंत्री वहां पे बदले गए थे। अब जहां तक सेना की बात है तो देखिए, सेना जो है, सेना उस देश में इस कदर हावी है कि वो लोकतंत्र को स्थापित नहीं होने देना चाहती। दूसरी बात यह है कि जो पंजाब का इलाका है, जो सबसे वहां के जो पंजाब सबसे प्रभावी माना जाता है, चाहे राजनीति में ले लें आप, चाहे अर्थ में ले लें, तो अधिकांश जो सेना में पंजाब जो फैक्टर है वो हावी रहा है। पंजाब वहां का एक बड़ा प्रांत भी है। पंजाबी ऑफिसर्स अधिकांश देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन ऑफिसर्स की उस देश में सुनी भी जाती है। दूसरी बात है कि जो पाकिस्तान के प्रमुख प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे पाकिस्तान के भीतर हो या पाकिस्तान के बाहर हो, उसमें सैन्य अधिकारियों की बड़ी भागीदारी होती है। यहां तक कि जो पाकिस्तान का बजट पास किया जाता है वो सेना से पूछ के पास किया जाता है कि जो सेना है उसके लिए कितना मद है। और देखिए, एक मैंने सैन्य अफसर से बात की थी एक बार, तो उन्होंने बहुत दिलचस्प बात बताई थी कि जो भारत और पाकिस्तान की सीमा है, तो पाकिस्तान की सीमा पर जो पाक के सैन्य अफसर है वो अपने परिवारों को बुला सकते हैं। मतलब जैसे भारत को तो सुरक्षा थ्रेट होता है पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ है नहीं कि हम आतंकवादियों को भेजेंगे। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की सेना बहुत आराम परस्त रही है, बहुत भ्रष्ट रही है और उनकी आराम परस्ती का ये आलम है कि 1971 में पाकिस्तान से टूटकर जो बांग्लादेश बना था, उसमें जो पाकिस्तान के प्रमुख सैन्य अफसर है उन पर बड़े गंभीर आरोप लगे थे और ऐसे आरोप लगे थे जो किसी सेना पर नहीं लगना चाहिए। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की जो सेना है वहां के आर्थिक तंत्र को, वहां के राजनीतिक तंत्र को और वहां के वैदेशिक तंत्र को इस प्रकार से प्रभावित करती है कि आप बिना सेना के पाकिस्तान की कल्पना नहीं कर सकते। यही कारण है कि पाकिस्तान के जो सैन्य अफसर है वो पूरे सिस्टम पर हावी हो गए हैं और वो बेतहाशा संपत्ति को अर्जित कर रहे हैं। नेहा जी, प्रोफेसर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि पाकिस्तानी सेना के बारे में तो ये छवि है, लेकिन साथ ही साथ जो पाकिस्तान के राजनेता हैं उनकी भी कमोबेश यही छवि रहती है और यही वजह हो सकती है कि दोनों एक दूसरे की जो भ्रष्टाचार है उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। अभी जो रक्षा मंत्री का बयान आया, ये भी आप कहेंगे कि एक कवर अप है? बिल्कुल। देखिए, आप इस सरकार को क्यों, आप इमरान खान सरकार को ले लें।
इमरान खान सरकार के दौर में एक बाजवा, असीम बाजवा संभवतः उनका नाम था, एक जो जनरल थे, जो सीपीईसी के प्रमुख थे, उन पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगे कि इमरान खान सरकार में एक निजी विधेयक लाया गया कि जो सेना है, सैन्य अफसरों की किसी भी प्रकार से आलोचना नहीं की जाए। तो अब पाकिस्तान की कोई भी सरकार हो, इमरान खान सरकार तो वैसे भी इलेक्टेड के बजाय सिलेक्टेड कही जाती थी, वो बात और है कि आजकल इमरान खान जो है वो सेना के विरोध में खड़े हैं या सेना का मुखर विरोध कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान की जो सरकार बनी थी तब भी जो सेना है, उन्होंने पूरे के पूरे जो चुनावी सिस्टम है उसको अपनी जद में ले लिया था। जो जहां पर चुनाव हो रहे थे वहां पर सेना के बाकायदा दो सैनिकों को तैनात कर दिया गया था, और यही कारण है कि इतना दबाव डाला गया कि जो मुस्लिम लीग के लोग हैं या जो बेनजीर भुट्टो की पार्टी है, उन लोगों के नेताओं को उठा लिया गया। तो सेना जो है, सेना को इतना प्रोटेक्शन प्राप्त है वहां पर कि आप सैन्य अफसरों पर, इतिहास में कभी भी सैन्य अफसरों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। जब और सबसे बड़ी बात है कि जो वहां का संविधान है 1952 से बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान की जो सेना है उसको एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है। वहां की न्यायपालिका चाहे जितनी बात करे, लेकिन उस स्पेशल प्रोटेक्शन से वहां के जो सेना के अधिकारी है वो अपने इतना बचे हुए हैं कि 1971 के वार को लेकर जब एक सैन्य अफसर पर बांग्लादेश में कार्रवाई की गई तो उसके विरोध में पाकिस्तान के जो सैन्य अफसर है वो आ गए कि उस पर उसको फांसी की सजा क्यों दी जा रही है। 2015 में बांग्लादेश और पाकिस्तान आमने सामने हो गए थे। तो कुल मिलाकर जो पाकिस्तान की सेना है उसको इतना जबरदस्त प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन के कारण भी है। देखिए आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान की सामरिक स्थिति या पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति है वो अमेरिका के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि पाकिस्तान में सैन्य बेस बनाकर अमेरिका चाइना पर नजर रख सकता है, मध्य पूर्व पर नजर रख सकता है, दक्षिण एशिया पर नजर रख सकता है, सेंट्रल एशिया पर नजर रख सकता है, रूस पर नजर रख सकता है। अब कोई भी लोकतांत्रिक सरकार जब होती है तो वहां पर इस प्रकार से किसी दूसरे देश का हावी होना उसका विरोध हो सकता है। यही कारण है कि अमेरिका प्रश्रय करता है कि कैसे पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थिर हो जाए, और उसने लोकतंत्र को अस्थिर किया है। चाहे इमरान खान सरकार ले ले, जब वो इमरान खान रूस की यात्रा पर गए, इसके बाद इमरान खान की सरकार गिर गई। तो यही कारण है कि तालिबान को जो प्रश्रय मिला अफगानिस्तान से, जो 1979 से 1989 का जो एरा था जिसमें रूस की सेना को वापस भागना पड़ा, उसके बाद जो बेतहाशा संपत्ति, जो पैसा दिया गया हथियार खरीदने के लिए, तो उससे क्या हुआ, जो सैन्य अफसर है उनकी जो जिंदगी वो एलिट क्लास की हो गई। और अब जो पाकिस्तान की सेना का जो स्तर है, देखिए वहां पर दो चीजें, किसी देश में एक सामान्य नागरिक होते हैं और एक भारत जैसे देशों में एक नेताओं की संपत्ति होती है। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा है, पाकिस्तान में नेताओं की संपत्ति होती है, पाकिस्तान में सैन्य अफसरों की संपत्ति होती है, और पाकिस्तान में आम जनता की संपत्ति होती ही नहीं है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की जो सेना है वो जबरदस्त तरीके से हावी है, और बिना पाकिस्तान में सेना का समर्थन लिए पाकिस्तान से कोई राष्ट्र बेहतर संबंध बनाने की सोच ले, यह हो ही नहीं सकता। जी तो प्रोफेसर ब्रह्मदीप ने बहुत ही विस्तार से और सब कुछ जो है खोल कर रख दिया है कि पाकिस्तान की जो सेना है उसकी स्थिति क्यों मजबूत है, बावजूद कि इतने चरम स्थिति पर करप्शन वहां पर बना हुआ है। लेकिन अनुराग जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो मेरी समझ है किसी भी सेना के बारे में, अगर एक सामान्य समझ के हिसाब से किसी भी सेना में अगर अधिकारियों में भ्रष्टाचार दिखता है तो जो निचले पोजीशन के जो सैनिक होते हैं उनमें एक आक्रोश दिखता है अपने अधिकारियों के खिलाफ, और ये किसी भी सेना के लिए घातक हो सकता है। आपकी समझ क्या कहती है? जी बिल्कुल सही है जो आपने बोला, ये किसी भी सेना के लिए ये स्टेटमेंट जरूर लागू होती है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए नहीं लागू होती। इसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में सेना को एक स्पेशल स्टेटस प्राप्त है। जैसा कि आपने समझा, एक इकोसिस्टम वहां पे डेवलप किया गया है जहां पे पाकिस्तानी अफसर और पाकिस्तानी जवानों को एक अलग ही स्टेटस मिला हुआ है। अब एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, जिस दिन कोई फौजी अफसर ज्वाइन करता है आर्मी को तो उसको एक रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता है। रेजिडेंशियल प्लॉट मिलने का क्या रीजन है ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, लेकिन इसी तरह उसके कई कई प्रिविलेजेस बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे वो सेना में उसकी तरक्की होती है, उसकी पदोन्नति होती है, तो उसके प्रिविलेजेस भी बढ़ते जाते हैं। उन्होंने एक इकोसिस्टम ऐसा तैयार कर रखा है पूरे सिस्टम के अंदर, जिसमें जितने भी सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी सिविल इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा
रिटायर्ड फौजी अफसर या रिटायर्ड फौजी जवान जाके वहां पे उसको कंट्रोल कर रहे हैं और उनको चला रहे हैं। और आर्मी के अंदर एक कमर्शियल विंग है, आपको पता होगा, आर्मी कमर्शियल विंग, जिसके अंदर 4 मेजर इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, जैसे फौजी फाउंडेशन, शहीद फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। तो ये चीजें तो मान्य है, बिल्कुल मतलब कमर्शियली चला रही है फौज। तो इस सिचुएशन में जब एक इकोसिस्टम है जहां पे सिविलियंस को अलाउड ही नहीं है, सिर्फ फौजी और एक्स फौजी ही चला रहे हैं सब, तो पैसा जनरेट होता रहता है। एग्जांपल के लिए बोलूं कि इन सब की जो 2016 की जो फुल वेल्थ की जो वर्थ जिसे बोलेंगे, वो 50 बिजनेस और बिजनेस प्रॉपर्टीज को देखें तो $20 बिलियन थी, लेकिन 2019 में ये $100 बिलियन पे पहुंच गई। तो ये जो 5 गुना मुनाफा हुआ है, 5 गुना बढ़ी हुई इनकी प्रॉपर्टी, तो इसके लिए किसी ने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया, क्योंकि इकोसिस्टम में सिविलियंस को अलाउ ही नहीं किया गया है कहीं से। आप एक एग्जांपल लीजिए कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की बात करें, तो अगर एक कोई सिविलियन होगा, उसको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर एक एग्जाम देना पड़ता है, पास होके वो किसी तरह वो उस पोस्ट पे पहुंचता है। लेकिन एक आर्मी का कैप्टन जो कि शायद 12th पास होता है, और वो सीधा सिर्फ फौज को ज्वाइन कर लेता है, और फौज को निकलने के बाद वो अगली रिटायरमेंट लेके जाके सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सीधा बन जाता है। तो इस सिस्टम के अंदर कोई जांच की तो उम्मीद ही मत करिए। और दूसरा, जो जनरेट हो रहा है पैसा, वो एक तरफा जनरेट हो रहा है, जिसमें कि सारी रिसोर्सेज जो है वो एक तरह से बाइस्ड कर ली गई है, और सीधा सिर्फ फौज के ही कंट्रोल में है पूरा। और इसीलिए रीजन है कि जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, वो भी फौज ही चला रही है, और पॉलिटिकल मंथन है वो भी फौज के ही हाथ में है। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा फौजी फाउंडेशन की। जब हम बात करें तो फौजी फाउंडेशन इस समय हर क्षेत्र में अपना पैर जमा चुकी है। मैं थोड़े से एग्जांपल देता हूं, जैसे सीरियल्स है, गैस है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, सीड फार्म, फर्टिलाइजर, सीमेंट, पेट्रोलियम। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक कमर्शियल ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकते हैं और फौरन लौटेंगे ब्रेक के बाद। और अनुराग जी जो कहना चाह रहे थे वो बात पूरी सुनेंगे, फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में आज का विषय जनरल बाजवा, जिनके खिलाफ करप्शन का एक बड़ा मामला पाकिस्तान में सामने आया है। हमारे साथ विशेष पैनल बना हुआ है, आइए उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं। शिव प्रताप जी, आपके पास आना चाहूँगी, आपसे समझना चाहूँगी कि 2023 में पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले, और क्या ये हो सकता है कि बाजवा का ये जो मुद्दा है वो चुनाव में विशेष रूप से उछाला जाए? देखिए, इमरान खान को सूट करता है फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कि ये चीज जो है दिस इज स्प्लैश्ड ऑल ओवर। कोई पॉलिटिकल डिविडेंड यील्ड करेगा, डेफिनेटली करेगा, एंड इमरान खान को ये सूट करता है। बट बियॉन्ड दैट, पाकिस्तानी सोसाइटी एज अ होल हैज, लाइक आई सेड बिफोर, इंटरनलाइज्ड करप्शन। राइट। उनको कोई हैरानी नहीं इस चीज की कि ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये लास्ट टाइम नहीं हो रहा, ये पहले भी हुआ है, इसके बाद भी होगा। लेकिन शिव प्रताप जी, अब पाकिस्तान को जो बाढ़ त्रासदी का सामना करना पड़ा, इतने बड़े पैमाने पर लोगों के घर बर्बाद हुए और भूखे मरने तक की जो नौबत पाकिस्तानी जनता के सामने आ गई है, तो इससे एक बड़ा आक्रोश जरूर जनता के मन में आया होगा जब ये खबर उनके सामने पहुंची होगी। तो पहले से परिस्थिति क्या पाकिस्तानी जनता की बदली नहीं है, स्पेशली जब बाढ़ की त्रासदी आई सामने? देखिए, ये पहली दफा नहीं हो रहा पाकिस्तान में, आगे भी हुआ है, मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ। उनको रिजेंटमेंट तो जरूर होगी, आक्रोश तो जरूर होगा, बट इट विल नॉट ट्रांसलेट इनटू अ नेगेटिव सेंटिमेंट फॉर द आर्मी। जी जी। इट विल नॉट ट्रांसलेट इनटू अ डेफिनेट मूवमेंट अगेंस्ट द आर्मी। कोई ऐसा सेंटिमेंट नहीं आएगा, पार्टली बिकॉज इट्स अ फ्यूडल माइंडसेट पाकिस्तानी, एंड पार्टली बिकॉज डिसेंसिटाइज हो जाते हैं लोग इस तरह की चीजों से। शॉक वैल्यू, इनिशियली शॉक वैल्यू तो होती है कि वो इतने पैसे बना गए, इतनी करप्शन कर गया, ये कर गया वो। अब एग्जांपल देखते हैं जी, देयर वाज दिस गाय एजाज शाहिद, हु वाज अ 2-स्टार जनरल, इंस्पेक्टर जनरल था फ्रंटियर कोर का। उसने एक स्पोर्ट्स कार इंपोर्ट कराई अपने इलाके के लिए। इंपोर्ट कराने की बड़ी बात नहीं है, बट चलो खैर करा ली। उसकी कस्टम्स ड्यूटी भी नहीं दी, वो कार का एक्सीडेंट हो गया। और जब कार का एक्सीडेंट हुआ तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट केम टू माइंड इज कि इसका ओनर कौन है, कैसे आई, कहां से आई। उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी और ड्यूटी भी नहीं दी। दिस वाज द रीजन दैट इट वाज ब्लोन ऑफ दिस स्कैम, जिसमें फिर इवेंचुअली जनरल बाजवा की इसने भी बहुत पैसे बनाए हैं। एक और मिस्टर बाजवा थे जो सीपैक के चीफ थे किसी टाइम,
उन्होंने बहुत पैसे बनाए हैं, उनके 200-300 रिटेल आउटलेट्स हैं कहीं यूएस के, कनाडा, कहीं इन द वेस्ट। तो ये it suits them, the generals on one hand and the people on the other. शॉक वैल्यू जो है वो थोड़ी देर रहती है, उसके बाद डिसेंसिटाइज हो जाते हैं लोग। अभी देख लेना, कोई मूवमेंट नहीं होगी, कोई आर्मी के अगेंस्ट रिजेंटमेंट तो हमेशा अथॉरिटी के अगेंस्ट रहती है, कोई भी हो, चाहे आज था, चाहे रोमन टाइम्स थे, चाहे वो मुगल टाइम्स थे, हर अथॉरिटी के अगेंस्ट रिजेंटमेंट रहती है। पाकिस्तान आर्मी इज अथॉरिटी, and but at the same time it is a cohesive authority. It is the only institute in Pakistan which functions with any degree of cohesion. और ये कहीं ना कहीं बताता है कि पाकिस्तान में चाहे वो नेता हो या सैन्य अधिकारी, इनका एक सेफ हेवन जो है देश के बाहर विदेशों में मौजूद रहता है, और जब भी इस तरह का कोई विवाद होता है तो वो बाहर चले जाते हैं। देखिए, कनाडा अलोन more than 200 brigadier rank officers have immigrated after retirement. आज की डेट में ब्रिगेडियर रैंक, ब्रिगेडियर एंड अबव, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, 200 of them are staying in and और बहुत देशों में, लंदन में इनकी प्रॉपर्टीज हैं, दुबई में है, टर्की में है, ऑस्ट्रेलिया में है, सब जगह वेस्ट में है। सो जब सर्दी होती है तो पाकिस्तान में आ जाते हैं, जब गर्मी होती है तो उधर चले जाते हैं। सो फॉर देम पाकिस्तान इज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट, जहां पे स्टॉप है, कभी आए थोड़ी देर के लिए और फिर निकल गए। सर्विस कर ली है, पेंशन मिल रही है, करप्शन की हुई है, बच्चे बाहर सेटल्ड है, इनके किसी के बच्चे यहाँ नहीं है। जो पाकिस्तान जैसे देश के लिए बहुत ही जो है ये बड़ी चिंता की बात है। और प्रोफेसर ब्रह्मदीप, आपसे समझना चाहूंगी कि 2023 में चुनाव है, और इन चुनाव में जनरल बाजवा का ये जो परिवार का करप्शन का मुद्दा है, हो सकता है बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाए, और ये इमरान, जैसा कि शिव प्रताप जी ने कहा कि इमरान खान के फेवर में ज़रूर एक बड़ा मुद्दा बनेगा, और शायद इमरान खान भी इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे, गंवाना नहीं चाहेंगे। लेकिन पहले उनकी दोस्ती रही है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। प्रोफेसर, लेकिन यहाँ जी 2007 में बेनजीर भुट्टो जब पाकिस्तान लौटी थी, उनके मुद्दे भी यही थे जो इमरान खान के मुद्दे। वो भी मुखर होकर सेना और आईएसआई की आलोचना कर रही थी, और इमरान खान भी कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि बेनजीर भुट्टो की हत्या हो गई, और उनकी हत्या में का सेना से मतलब उनकी हत्या में सेना का इस प्रकार से हाथ रहा कि उसकी वैश्विक स्तर पर आलोचना की गई, उनको सुरक्षा नहीं दी गई, बेनजीर भुट्टो को सुरक्षा नहीं देने के साथ साथ जब उनकी हत्या हुई तो जल्दी से जहां पर हत्या हुई थी वहां पर उसको धुलवा दिया गया, उस स्थान को धुलवा दिया गया। आप सोचिए, मतलब एविडेंस खत्म कर दिए गए सेना के द्वारा। अब आप तकरीबन 1.5 दशक के बाद वापस इमरान खान के साथ पाकिस्तान में लौटते हैं, तो आप देखेंगे कि इमरान खान के कंटेनर पर हमला होता है, इमरान खान बाल बाल बच जाते हैं। अब इमरान खान जहां पर खड़े हैं, वो यदि ये कहते हैं कि वो सेना की आलोचना कर लेंगे लंबे समय तक, तो मुमकिन नहीं है। देखिए जी, 2 प्रकार के राष्ट्र होते हैं, एक जहां पर डर के मारे सम्मान किया जाता है, और दूसरा सम्मान के कारण सम्मान किया जाता है। भारत, यूएस, यूके, कुछ ऐसे देश है जहां पर सेना का हम सम्मान करते, सेना के प्रति हमारे मन में कतई डर नहीं होता है, सुरक्षा का भाव होता है। लेकिन वहीं पर आप ईरान ले लें, जहां पर सेना के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, आप म्यांमार ले लें जहां पर सेना बुरी तरीके से हावी है, आप पाकिस्तान ले लें, या आप चाइना ले लें, यहाँ पर सेना के खिलाफ सेना के लिए लोगों के मन में सम्मान नहीं है। वो सम्मान इसलिए क्योंकि वो सेना से डरते हैं। तो पाकिस्तान जो है, इमरान खान को ऐसा हमको लगता है कि इमरान खान को आने वाले समय में फायदा होगा, राजनीतिक तौर पर फायदा हो भी सकता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर तो तब फायदा होगा जबकि संवैधानिक तौर पर उनको प्रोटेक्शन मिले। और बिना सेना के समर्थन के कोई सुप्रीम कोर्ट भी, वहां के सुप्रीम कोर्ट के जज भी इमरान खान के पक्ष में क्या पारदर्शिता से फैसला दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि वहां पर न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका के जो जज हैं, उनको लेकर बेनजीर भुट्टो ने जो अपनी आत्मकथा है उसमें बहुत दिलचस्प बात कही है कि एक बार बेनजीर भुट्टो को उनके एक सैन्य अधिकारी ने बताया था कि बेनजीर भुट्टो को हटाने की एक ऐसी साजिश रची गई जिसमें स्पष्ट था कि सैन्य अधिकारी को यह दिया उसके सामने एक अवसर रखा गया कि यदि वो इस प्रकार से बेनजीर भुट्टो के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो देश का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनको राजनीतिक पार्टियां, ये जो सेना है,
ये उनके सामने अवसर रखती है कि यदि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नेता को रास्ते से हटाते हैं तो उन्हें देश का राष्ट्रपति बना दिया जाए। तो देखिए, जहां पर पदलोलुपता इतनी सिर चढ़कर बोलती है, जहां पर सैन्य अधिकारियों और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको बड़े बड़े राजनीतिक पदों की लालच दी जाए, वहां पर इमरान खान जैसे लोग ज्यादा दिनों तक चल पाएंगे यह मुमकिन नहीं है। और इस बात की पूरी संभावना है कि अंततः इमरान खान को सेना के सामने नतमस्तक होना ही पड़ेगा। जी जी, लेकिन बहुत बड़ी बात यह भी है कि अगला सेना अध्यक्ष कौन होगा, इस पर भी एक बहुत ज्यादा निर्भर बात करती है। साथ ही मैं ये समझना चाहूंगी प्रोफेसर आपसे कि सेना में करप्शन दिखता है लेकिन एक डिसिप्लिन भी दिखता है, और लेकिन पाकिस्तान की जो राजनीति है वहां करप्शन दिखता है लेकिन एक डिसिप्लिन नदारत है। तो जब आप संविधान की करते हैं, पाकिस्तान के संविधान की करते हैं, तो विभिन्न राजनीतिक दलों में अपनी ही पोजीशन, अपनी स्थिति मजबूत करने की जो है ललक इतनी कम है कि वो संविधान में संशोधन नहीं करना चाहते, ताकि एक जो डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में उसकी आत्मा जो है बार बार ना यूं मारी जाए। देखिए, पाकिस्तान के साथ बहुत स्पष्ट है नेहा जी। आप पाकिस्तान का जो संविधान है वो सेना के लिए इतने अवसर उपलब्ध करता है कि आप पाकिस्तान के संविधान में जब चाहें, जैसा चाहें, खूब बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि वो एक गणतांत्रिक राष्ट्र होता है। और जो पाकिस्तान है वो इस्लामिक राष्ट्र है। देखिए, वो गणतंत्र कहलाने की बात जरूर करता है लेकिन वो इस्लामिक राष्ट्र है। और वहां पर जो तानाशाही है वो तानाशाही कभी भी संविधान को कूड़ेदान में फेंक देती है, और फिर कोई भी लोकतांत्रिक नेता कुछ समय के लिए आता है, कूड़ेदान से हटाकर उस संविधान की कॉपी को ठीक करने की कोशिश करता है, और जब तक वो ठीक करता है तब तक सैन्य प्रशासन आगे होकर उसे कूड़ेदान में डाल देता है। तो पाकिस्तान में संविधान जैसी तो कोई चीज है ही नहीं। और जहां तक सेना का मसला है, तो देखिए, परवेज मुशर्रफ को आप ले लें, वहां पर बहुत स्पष्ट है कि आप देश के सर्वोच्च पद पर जाएं, फिर जो विपक्षी पार्टी का जब नेता आएगा तो आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और आपको देश निकाला दे दिया जाएगा। परवेज मुशर्रफ फॉरेन में है, नवाज शरीफ जो है वो लंदन में आराम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का इतिहास ऐसा रहा है कि वहां के जो सैन्य अफसर हैं वो पाकिस्तान में रहने के बजाय लंदन में रहना, जैसे अभी सर कह भी रहे थे कि वो ब्रिटेन में रहना पसंद करते हैं या अमेरिका में रहना पसंद करते हैं। तो पाकिस्तान का जो लोकतंत्र है वो पपेट की तरह चलता है, और उस लोकतंत्र को चलाया इसलिए जाता है क्योंकि दुनिया को दिखाया जाए, दुनिया की मदद ली जाए। दुनिया की मदद लेने के लिए, वैश्विक संस्थाओं की मदद अर्जित करने के लिए दबाव में पाकिस्तान को लोकतांत्रिक राष्ट्र दिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में वो सैन्य प्रशासित राष्ट्र है जो सेना से ही संचालित होता है, और सेना के बिना इस राष्ट्र की कल्पना की भी नहीं जा सकती। नेहा जी। जी, अनुराग जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि भारत के लिए पाकिस्तानी सेना का इस स्थिति में दिखना क्या आपका आकलन कहता है? क्योंकि अब जो अगले सेनाध्यक्ष हैं, बेशक जनरल बाजवा के खिलाफ जो ये करप्शन का बड़ा मामला सामने आया है, लेकिन अगले सेनाध्यक्ष भी जो है वो भारत से उनके क्या नीतियां रही हैं, भारत के खिलाफ जो उनके क्या परफॉर्मेंस है, इस पर ज्यादा ध्यान दिख रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब लौटूंगी तो आपसे इस सवाल का जो है उत्तर जरूर समझने की कोशिश करूंगी। ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और आज बात हो रही है पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल बाजवा के परिवार के खिलाफ जो करप्शन का खुलासा हुआ है, उस पर हम बातचीत करें। विशेष पैनल बना हुआ है, आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अनुराग जी, मेरा ब्रेक पर जाने से पहले आपसे प्रश्न था कि पाकिस्तानी सेना की आमतौर पर जो कार्यशैली दिखती है भारत के विरोध में, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तानी सेना को विदेशों से, जो बाहर दूसरे मुल्क है, उससे काफ़ी अटेंशन मिलता है, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह हो सकती है पाकिस्तानी सेना में पनपते दिन रात गहराते करप्शन के मुद्दे की। जी, पाकिस्तान की अगर हम आर्मी की बात करें तो उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ना और हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी जनता को भय दिखाना। अदरवाइज उनकी कोई एग्जिस्टेंस बचती नहीं है। उनका जो एक सेकंड फ्रंट अभी खुलता नजर आ रहा है अफगानिस्तान की तरफ, तो वहां देखें उनका कोई जोर चलता नहीं है। वहां पे हर तरफ वो
दबे हुए नजर आते हैं। तो अभी उनका जो सर्वाइवल है, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सही बताया कि पूरा का पूरा सर्वाइवल सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि जो उनकी व्यवस्था है वो उनके हाथ में रहे, पॉलिटिकल उनके हाथ में रहे, अदरवाइज उनकी व्यवस्था उनके हाथ से निकल जाएगी। पाकिस्तान को किसी भी तरह से एक्सटर्नल एग्रेशन कहीं से नहीं है। पाकिस्तान का कम से कम इंडिया की तरफ से तो कोई भी डर नहीं है, लेकिन उसको इस बात को बढ़ाया जाता रहा है, हमेशा से इसी बात को जनता को डराया जाता रहा है कि इंडिया उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, इंडिया से बचाव के लिए हम ही एक आपकी साथ में खड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान ने अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट किया हुआ है कि वो इंडिया को कंधे पे रख के बंदूक चलाता रहा है हमेशा, और यही रीजन है कि वो सरवाइव कर रहा है आज तक। जी। और अभी जो अगले सेनाध्यक्ष की बात हो रही है उसमें भी उन्हीं प्रमुख चेहरों पर जो है फोकस हो रहा है जिनका भारत से कहीं ना कहीं जो कार्यशैली है वो साबित हुई है। तो ये दर्शाता है कि भारत का जो है एंगल वो पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे प्रमुख है। जी बिल्कुल, अगर आप पाकिस्तान देखें तो वो एक इस्लामिक देश है, और इस्लामिक देश के जो चारों तरफ देश हैं वो सारे के सारे इस्लामिक देश ही हैं। तो उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा रह जाता है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान को टारगेट करिए और अपने आप को आगे करिए। अभी जो 5 नाम सामने आए हैं उन 5 नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई फैज हमीद आएगी, अजहर अब्बास आया, कोई भी आए, से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पॉलिसी है पाकिस्तान की सेम ही रहेगी, और इसी तरह से वो अपने आप को स्टैब्लिश करते रहेंगे और जनता के ऊपर थोपते रहेंगे। जी। शिव प्रताप जी, आपसे समझना चाहूंगी कि पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष के खिलाफ इतना बड़ा खुलासा हुआ और अब वो रिटायर हो जाएंगे, रिटायरमेंट के बाद आपको क्या लगता है कि सारा मामला जो है रफा दफा कर दिया जाएगा, या फिर थोड़ी सी उम्मीद है कि अगले सेना अध्यक्ष जो होंगे वो किसी तरह की कार्रवाई कर सकते हैं? कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये रफा दफा हो जाएगा मामला। और अभी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल नेसेसिटी ऑफ इमरान खान ये इशू उठा है और ये इसी तरह दब जाएगा। जो नेक्स्ट चीफ है उसकी रिकमेंडेशन जाएगी थ्रू जनरल बाजवा। सो ही विल बी इंडेप्टेड टू जनरल बाजवा फॉर रिकमेंडिंग हिज नेम आउट ऑफ द 3 नेम्स व्हिच विल बी सेंट, 3 और 4 मे बी। तो वो तो डेफिनेटली कुछ नहीं करेगा, डेफिनेटली द लास्ट पर्सन जो इसके अगेंस्ट एक्शन लेगा दैट विल बी द नेक्स्ट चीफ जी। एंड एट द सेम टाइम ये जो जिलेटिनस स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जो इनकी पाकिस्तान की पॉलिटी है, जो इट्स ऑलवेज इन अ जिलेटिनस स्टेट, नेवर सॉलिडिफाइड, नेवर कंप्लीटली लिक्विफाइड, ये ऐसे ही चलती रहेगी, पहले भी ऐसे रही और आगे भी ऐसे ही रहेगी। सो वी कैन नॉट टेक अ मोनोक्रोमैटिक व्यू कि ये ऐसे होगा या वैसे होगा, ये बीच में लटकता रहेगा इन अ वेरी वेरी जिलेटिनस स्टेट, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड आई एम यूजिंग दैट टर्म। ये पाकिस्तानी आर्मी को सूट करता है। बीइंग द मोस्ट कोहेसिव इंस्टीट्यूट विद इन पाकिस्तान, दे कैन शो कि हम अगर कोई है यहाँ पे तो हम हैं, एंड हमारे ऊपर उंगली कोई नहीं उठाएगा, आपकी जो मर्जी करो। जी। प्रोफेसर, आपने अनुराग की भी बात सुनी, आपने शिव प्रताप की भी बात सुनी, तो ये कहीं ना कहीं कि पाकिस्तानी सेना की जो छवि जनता के बीच है कि आपकी रहनुमाई कोई कर सकता है तो मैं ही कर सकता हूँ, सेना ही कर सकती है, पाकिस्तान की राजनेताओं की तरफ से जो है ये भूमिका नदार दिखती है, और इसका फायदा जो है पाकिस्तानी सेना को मिलता रहा है। पाकिस्तानी सेना में जो करप्शन है इसी वजह से जो है समय के साथ और फलता फूलता रहा। इसकी भविष्य में कोई इसका उपाय या फिर समाधान या फिर कोई बदलाव आए इस परिस्थिति का, ये नजर नहीं आता। पाकिस्तान जैसे देश के लिए बहुत ही अफसोसनाक। देखिए, जवाल हक ने एक संवैधानिक बदलाव किया था, इसमें 58 एक अमेंडमेंट हुआ था। उसमें यह था कि कोई भी राष्ट्रपति पाकिस्तान की सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, वो उसको इस आधार पर बर्खास्त कर सकता है कि वह ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। अब जो इसकी शिकार कई सरकारें, नवाज शरीफ की सरकार चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया, लेकिन यहाँ जी पाकिस्तान की जो सेना है, सेना को समर्थन जिस प्रकार का है पाकिस्तान में वो अभूतपूर्व है, क्योंकि वो जो समर्थन है वो स्वतंत्रता के आजादी के 11 साल बाद से ही मिलना शुरू हुआ था, जब अयूब खान जो है सत्ता में आ गए थे। उसके बाद जो कभी भी भारत से सुरक्षा संकट को उभारिए, आप पाकिस्तान में आंतरिक अशांति फैलने की बात को कहिए,
और किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त कर दीजिए। यह लगातार चलता हुआ आ रहा है और यही कारण है कि वहां पर जो लोकतंत्र है वो कभी ठीक ढंग से संचालित हो ही नहीं पाया। यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि पाकिस्तान की सेना ने बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक या बहुत योजना के अनुसार वहां के धार्मिक नेताओं का समर्थन हासिल कर लिया है। और वह जो धार्मिक जी वो जो धार्मिक नेता है वो आतंकवाद का एक रूप भी है। जैसे आप अजहर मसूद को ले लें, आप हाफिज सईद को ले लें, जो कि कथित तौर पर धार्मिक नेता कहे जाते हैं, लेकिन वहीं पर वो तकरीरें करके पाकिस्तान में आतंकवाद का एक ढांचा खड़ा करते हैं। और वो तकरीरें करने न केवल पाकिस्तान लेकिन वो अफगानिस्तान में भी जाते हैं, जहां पर तालिबान जो अफगानिस्तान की पहाड़ियां है वहां पर अजहर मसूद और हाफिज सईद जैसे लोग जो है जो भारत के मोस्ट वांटेड है वो वहां पर जाके तकरीरें करते हैं। समय बहुत सीमित है, समय सीमित है, लेकिन आपने जी बात पूरी कीजिए। ऐसे में जी धार्मिक नेताओं का जहां पर समर्थन प्राप्त हो, जहां पर नेताओं का समर्थन प्राप्त हो, वहां पर सेना जो है वो मजबूत होगी ही। और यह पाकिस्तानियों का दुर्भाग्य है। और जाते जाते एक कमेंट लेना चाहूंगी अनुराग जी से कि अगले जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष होंगे उनका मुकाबला अगर जनरल बाजवा से किया जाए तो सीज फायर वायलेशन के जो मामले कम हुए जनरल बाजवा के समय में, कार्यकाल में, क्या इसकी आशंका जो है आने वाले सेना अध्यक्ष के साथ बढ़ जाएगी? जाते जाते छोटा सा कॉमेंट। नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया की स्ट्रांग पोजीशन, जो इंडिया ने स्ट्रांग पोजीशन ली है, इसका नतीजा है कि वो वायलेशंस कम हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इसका कोई योगदान नहीं है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन इस समय हिंदुस्तान की सरकार बहुत मजबूत है और उन्होंने पॉलिटिकल विल दिखाया है। इसी रीजन से पाकिस्तान को समझना पड़ा है कि अगर कोई और वायलेशन हुआ तो उनके परिणाम बड़े दुष्कर होंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे पैनल का। और शिव प्रताप जी, लास्ट कमेंट एक लाइन में आपसे भी लेना चाहूंगी कि आपको पाकिस्तान के अगले सेनाध्यक्ष से क्या उम्मीद है? जो कर्नल अनुराग ने कहा, आई एम कंप्लीटली विद हिम ऑन दिस थिंग। कोई चेंज नहीं आएगी पॉलिसी की, क्योंकि तो गवर्नमेंट बदल जाए, आर्मी चीफ बदल जाए, उनकी जो पॉलिसी है वो एक ही रहेगी इंडिया के अगेंस्ट, इट विल बी हॉस्टाइल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी शिव प्रताप मान, और पैनल पे मौजूद सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें लगातार अपना सहयोग और समर्थन देने के लिए। और आखिर में अपने दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि शो आपको कैसा लगा, कार्यक्रम में अगर कोई बात आप रखना चाहते थे लेकिन नहीं रख सके हैं तो कृपया अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेजकर देना ना भूलें। किसी और बड़े मुद्दे के साथ, विशेष पैनल के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।